नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ग विभव कूप की अनुनादी प्रकीर्णन स्क्वायर वेल पोटेंशियल में रेजोनेंस ट्रांसमिशन के बारे में बात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो विभव है, पोटेंशियल है, उसकी शेप है वो किस तरीके से होगी। इसमें x लेस देन जो जीरो वाला रीजन है, x लेस देन जीरो वाला जो रीजन है उसमें पोटेंशियल की वैल्यू v इक्वस टू जीरो होगी। फिर सेकंड जो रीजन है वो x इक्वस टू जीरो से लेके x इक्वस टू a तक होगा और इसमें विभव का मान है वो माइनस वी नोट होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि विभव की चौड़ाई तो a है और जो इसकी गहराई है वो v नोट है। उसके बाद थर्ड रीजन आता है, उसमें अगेन जो विभव है वो शून्य हो जाता है और ये जो रीजन फैला हुआ होता है वो x इक्वस टू a से लेके अनंत तक होता है। तो तीन रीजन्स में ये वर्ग विभव कूप बटा हुआ होता है, x लेस देन जीरो, जीरो से a और x ग्रेटर देन a। अब इन तीनों रीजन्स में हम श्रोडिंगर इक्वेशन काम में लेके तरंग फलन कैलकुलेट करेंगे और सीमांत प्रतिबंध लगा के जो नियतांक होंगे तरंग फलनों के ए बी सी डी एफ उनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले रीजन फर्स्ट के अंदर जहाँ पे विभव का मान शून्य है उसके ऊपर श्रोडिंगर समीकरण लगाते हैं। यहाँ पे जो कण है उसका द्रव्यमान m लिया गया है और जो कण की एनर्जी है वो E है और जो एनर्जी है वो धनात्मक है और विभव यहाँ पे ऋणात्मक है। तो कण की जो गति है वो कभी भी परिबद्ध नहीं होगी। परिबद्ध होने के लिए विभव के अंदर दो टर्निंग पॉइंट्स होने चाहिए या विभव का मान कण की ऊर्जा से अधिक होना चाहिए। यहाँ पे कम है तो कण की गति परिबद्ध नहीं होगी, वो पॉजिटिव x अक्ष की दिशा में गति करता रहेगा। अब यहाँ पे बात करें चिरसम्मत यांत्रिकी। चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार कण के वापस लौटने की जो प्रायिकता है वो शून्य है, लेकिन क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार जो विभव में परिवर्तन हुआ है उसके कारण कुछ न कुछ प्रायिकता होती है या ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है उससे टकरा के कण के प्रकीर्णित होने की कुछ न कुछ संभावनाएं होती हैं। वो चिरसम्मत यांत्रिकी के अंदर नहीं होती है। अब बात करें हम फर्स्ट रीजन में पोटेंशियल को जीरो करें तो श्रोडिंगर समीकरण ये होगा और इसका यदि हम सॉल्यूशन देखें तो ये वाली जो इक्वेशन है उससे इसका सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे फर्स्ट टर्म पॉजिटिव एक्स अक्ष की दिशा में गति कर रही तरंग की है, सेकेंड टर्म है वो नेगेटिव एक्स अक्ष की दिशा में गति कर रही तरंग की है क्षेत्र फर्स्ट में। फिर द्वितीय क्षेत्र में बात करें तो विभव का मान क्या है, ऋणात्मक है, माइनस वी नोट। तो v की जगह माइनस वी नोट रखें श्रोडिंगर समीकरण में तो ये इक्वेशन मिलती है और इसका सॉल्यूशन देखें तो ये सेकंड रीजन में जो तरंग फलन है वो समीकरण आ जाएगा यहाँ पे। फिर थर्ड रीजन में पोटेंशियल को पुनः शून्य रखें तो यहाँ पे थर्ड रीजन में तरंग समीकरण मिल जाएगा। K1 K2 K3 K1 और K2 क्या है वो यहाँ पे दिया हुआ है। K1 केवल एनर्जी E का फंक्शन है और K2 है वो एनर्जी E और पोटेंशियल दोनों से मिलकर बना हुआ है। अब क्योंकि थर्ड रीजन में आगे जाते हैं तो विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, विभव में परिवर्तन नहीं होता है तो जो कण है उसके परावर्तित होने की कोई संभावना नहीं है। तो नेगेटिव एक्स अक्ष की दिशा में गति करती हुई थर्ड रीजन में कोई तरंग नहीं होगी। इस कारण से इसमें जो ये सेकेंड टर्म है जो रिप्रेजेंट करती है नेगेटिव एक्स अक्ष की दिशा में गति कर रही तरंग को, उसको शून्य करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, g को जीरो मान लेते हैं क्योंकि इसमें नेगेटिव एक्स अक्ष की दिशा में गति करती हुई तरंग नहीं हो सकती है। फिर यहाँ पे चार कांस्टेंट हो गए, पांच कांस्टेंट हो गए, ए बी सी डी एफ।
इनकी वैल्यू हम सीमांत प्रतिबंध हैं उनसे ज्ञात करेंगे। पहला सीमांत प्रतिबंध आता है x इक्वल टू 0 के ऊपर। यहाँ पे तरंग फलन सतत होना चाहिए एक कंडीशन, और तरंग फलन की प्रवणता है वो भी सतत होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन लगाते हैं तो वहाँ से रिलेशन आता है a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। एक्स को 0 रखने पर दोनों तरंग फलनों को बराबर रखें और x को 0 पुट कर दें, फिर इनके डिफरेंशियल करें और x को 0 रखें तो ये रिलेशन आता है। ये जो दोनों रिलेशंस आए हैं उनसे हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ c एंड d। ये दोनों वैल्यू आ गई इन द टर्म्स ऑफ c एंड d में मिल गया। दूसरा प्रतिबंध लगेगा x इक्वल टू a के ऊपर, जहाँ पे भी तरंग फलन सतत होगा और उसका जो अवकल है प्रवणता है वो भी सतत होगी। तो पहली जो कंडीशन है उससे ये रिलेशन आता है x इक्वल टू a रखने पर, और दूसरा जो रिलेशन है उससे ये वाली इक्वेशन आती है। ये दोनों रिलेशंस अपने पास आए हैं, उनको भी सोल्व करके हम c और d की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब c और d की वैल्यू हमें पता है कि यहाँ से उठा के यदि इन दोनों इक्वेशंस में रख दें तो हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो यही काम करते हैं अगले स्टेप में, c और d की वैल्यू a और b वाली टर्म्स में रखें तो a वाली टर्म में रखें c और d की वैल्यू और सोल्व करें तो ये रिलेशन हमें मिल जाता है f बाई a। इसी तरीके से c और d की वैल्यू b में a का भाग देके यदि कैलकुलेट करें रखें तो ये रिलेशन आता है। अब हम बात करते हैं प्रावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक की। पहले बात करते हैं पारगमन गुणांक ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट t की। ये क्या होता है? यह प्रायिकता धारा घनत्व की जो तीव्रता होती है पारगमित तरंग की और आपतित तरंग की, दोनों की प्रायिकता धारा घनत्व की जो तीव्रताओं का रेशियो है वो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट t के बराबर होता है। और ये हमने कैलकुलेट कर चुके हैं कि इसकी वैल्यू इस तरीके से पहले वाले वीडियोस में हम बात कर चुके हैं। तो f बाई ए के होल स्क्वायर के बराबर होगी। f बाई ए की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं यहाँ इस इक्वेशन के अंदर। ये वैल्यू का स्क्वायर करके यदि हम सोल्व करते हैं, स्क्वायर करके सोल्व करते हैं तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ये हमें मिलता है। अब ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इसी के ऊपर यहाँ पे डिस्कस होना है कि t की वैल्यू 1 कब हो सकती है। तो इस इक्वेशन में यदि हम बात करें तो साइन k2a की वैल्यू यदि 0 हो जाती है तो t की वैल्यू क्या होती है? 1 आ जाती है। तो k2a, और हमें पता है कि साइन 0 कब होता है? जब साइन n पाई होता है तो इसकी वैल्यू 0 आती है। तो k2a की जगह हम क्या रख सकते हैं? n पाई। तो k2a इक्वल्स टू n पाई हम रख सकते हैं। यहाँ से कण की उन एनर्जीज E का मान हमें मिलेगा जिनके लिए ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। यहाँ से हम देख सकते हैं कि n की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए n 1 2 3 4 इस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस एनर्जी नहीं है, कुछ डिस्क्रिएट एनर्जीज हैं जिन पे ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 होगी। और जिन एनर्जीज के ऊपर ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 होती है उस केस को हम बोलते हैं अनुनादी परिकीर्णन। तो कुछ एनर्जीज ही होती है या विभक्त एनर्जीज हैं जिन पे ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 होती है। सारी एनर्जीज पे नहीं होती है, कुछ ना कुछ तरंगों का क्या होता है? रिफ्लेक्शन भी होता है। फिर अनुनादी प्रकीर्णन है, उससे ही संबंधित एक रामसो टाउनसेंड प्रभाव है जो गैसों के ऊपर किया गया। गैसों के अंदर यदि हम इलेक्ट्रॉन्स को भेजें तो कई इलेक्ट्रॉन बिना प्रकीर्णन के, बिना इधर उधर गए सीधे पारगमित हो जाते हैं, उनका कोई एब्जॉर्प्शन रिफ्लेक्शन नहीं होता है। ये जो घटना है उसको ही हम रामसो टाउनसेंड प्रभाव कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि रामसो टाउनसेंड ने ही निष्क्रिय गैसों पे सबसे पहले ये चीज़ प्रेक्षित
की थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।